नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार की रात भीषण आग लगने की घटना पर गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता यूरी अलेमाओ ने कहा कि डॉक्टर प्रमोद सावंत और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में गोवा राज्य में प्रशासन की नाकामी और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह फेल होने के कारण 25 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 25 लोगों की जान चली गई हो। यह क्लब गैर कानूनी तरीके से चल रहा था और इसे गिराने के लिए कहा गया था। इसे किसने रोका? उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी नेता और पार्टी की गोवा प्रभारी आतिशी ने गोवा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बिना लाइसेंस के नाइट क्लब वाटर बॉडी पर कैसे चल रहा था और बिना मंजूरी के उसे बिजली व लिकर लाइसेंस कैसे मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉर्थ कोस्टल बेल्ट में नाइट क्लब मालिकों से हफ्ता वसूली होती है और इसी भ्रष्टाचार की वजह से इतने लोगों की जान गई। आतिशी ने सीएम प्रमोद सावंत से पूछा कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू ने घटना को दुखद बताया और कहा कि घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता दी जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सभी नियामक विभागों की समीक्षा करेंगे और राष्ट्रपति ने भी अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में स्थित बागा बीच के पास पिर्च बॉय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में शनिवार देर रात को संदिग्ध सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल हैं, जबकि 7 की पहचान नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की है और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की भी जांच कर रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आग पहले फ्लोर पर तेजी से फैली, जहां टूरिस्ट डांस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में क्लब में भयानक लपटें फैलती दिखीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना पर गहरा दुख जताया। राहुल गांधी ने इसे सेफ्टी और गवर्नेंस की क्रिमिनल फेलियर बताया और पूरी पारदर्शी जांच की मांग की। पुलिस और फायर विभाग आग के कारणों की विस्तृत जांच कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी टूट चुकी है। दोनों की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन उसी दिन इसे टाल दिया गया था, जिसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। अब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्मृति ने लिखा कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं, इसीलिए सच बताना जरूरी था। उन्होंने कहा कि वह निजी स्वभाव की हैं, लेकिन साफ करना चाहती हैं कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है। स्मृति ने लोगों से अपील की कि इस मामले को आगे ना बढ़ाएं और दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान हमेशा अपने खेल और देश के प्रतिनिधित्व करने पर रहेगा और वे चाहती हैं कि वे आगे भी पूरी ताकत से भारत के लिए खेलती रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर मांग की है कि सांसदों को वोटिंग के समय पार्टी व्हीप की मजबूरी से आजाद किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा एंटी डिफेक्शन कानून सांसदों को पार्टी लाइन पर चलने के लिए मजबूर करता है, जिससे व्हीप ड्रिवन तानाशाही बन गई है और कानून बनाने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तिवारी के प्रस्ताव के मुताबिक ट्रस्ट वोट, मनी बिल और सरकार की स्थिरता से जुड़े मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में सांसद अपनी ज़मीर और समझ के आधार पर वोट कर सकें। यह बिल उन्होंने तीसरी बार पेश किया है। मनीष तिवारी का कहना है कि आज अधिकतर कानून बिना गंभीर चर्चा के पास हो जाते हैं, क्योंकि सांसद खुद को प्रक्रिया में असरदार नहीं पाते। उन्होंने कहा कि 1967 से बड़े दल बदल ने 1985 में राजीव गांधी सरकार को एंटी डिफेक्शन कानून लाने पर मजबूर किया, लेकिन यह भी दल बदल को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तिवारी का मानना है कि सांसदों को आजादी मिलने से वे रिसर्च कर बेहतर कानून बनाने में योगदान दे पाएंगे। देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस मामले पर अब संसद की ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी कार्रवाई करने की तैयारी में है। समिति के चेयरमैन और जेडीयू नेता संजय झा जल्द ही इंडिगो समेत प्राइवेट एयरलाइंस के शीर्ष अधिकारियों, डीजीसीए और सिविल एविएशन मंत्रालय को तलब कर सकती हैं। पैनल के एक सदस्य के अनुसार हजारों यात्रियों की दिक्कतों को गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि कई सांसदों को भी दिल्ली और मुंबई में फ्लाइट कैंसिलेशन
और देरी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान हवाई किराए में तेज बढ़ोतरी की शिकायतें भी मिली हैं। CPIM सांसद जॉन ब्रिटास ने संकट पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या न्यायिक जांच की मांग की है। इंडिगो ने 7 दिसंबर को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से 220 से अधिक उड़ानें रद्द की। DGCA ने कंपनी के CEO और COO को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने स्थिति संभालने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है और यात्रियों को रिफंड देने का आश्वासन दिया है। रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रात भर हवाई हमले जारी रखे। यह हमला उस समय हुआ जब कुछ घंटों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही वार्ता पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि फ्लोरिडा में 3 दिन चली वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता टीम से उनकी फोन कॉल बहुत रचनात्मक रही है। यूक्रेन के एक बड़े औद्योगिक शहर क्रेमेंचुक के मेयर ने बताया कि शहर पर बड़े स्तर का हमला हुआ। फिलहाल इस हमले में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के 77 ड्रोन मार गिराए हैं। ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं जब युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच UGC के एक्टिंग चेयरपर्सन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय की टीम ने कैंपस का दौरा किया। टीम को स्टाफ और छात्रों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो वाइस चांसलर शंभुनाथ सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों और कर्मचारियों का आरोप है कि वाइस चांसलर के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों, लंबे समय तक गैर हाजिर रहने और प्रशासनिक ठहराव के आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। टीम की मीटिंग देर रात तक चली, लेकिन समाधान न मिलने से छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए और मंत्रालय की टीम को बाहर जाने से रोक दिया। इस बीच कैंपस में प्रोफेसर ध्रुव कुमार भट्टाचार्य ने एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज लेने का दावा किया, जबकि POM की मीटिंग में प्रोफेसर सोया चक्रवर्ती को प्रो VC नियुक्त किया गया था, जिसका छात्रों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट आश्वासन न मिलने पर सभी अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियां अनिश्चित समय के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं केंद्र जल्द ही VC के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू कर सकता है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार अभी तक लोकल बॉडी चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का अपना बड़ा चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है। विधानसभा ने 23% से बढ़ाकर 42% PC रिजर्वेशन के लिए 2 बिल पास किए थे और सरकार ने एक ऑर्डिनेंस व एक सरकारी आदेश भी जारी किया था, लेकिन यह कोटा सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा से अधिक होने के कारण कानूनी चुनौती में फंस गया। हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है, जबकि बिल और ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में है। इस बीच 11, 14 और 17 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस, BJP और PRS ने इनफॉर्मली बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का समर्थन किया है, क्योंकि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते। पार्टी नेताओं के अनुसार समर्थित उम्मीदवारों में 42% से अधिक पिछड़ा वर्ग हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग आबादी 56.33% है, जिससे चुनावी रणनीति में उनका प्रतिनिधित्व अहम बन गया है। कांग्रेस और BJP दोनों BC समुदाय के समर्थन का दावा कर रही हैं, जबकि मामला अभी भी कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों में अटका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर होने वाली बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा शुरू करेंगे। लोकसभा ने इस मुद्दे पर 10 घंटे की बहस तय की है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलेंगे। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा जवाब देंगे। सरकार चाहती है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम की ऐतिहासिक अहमियत पर चर्चा हो। इससे पहले PM मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने 1937 में गीत की कुछ पंक्तियां हटाकर बंटवारे के बीज बोए। 7 नवंबर को PM मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में और बुधवार गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर भी बहस होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में बदलाव करते हुए रूस को सीधा खतरा बताने वाली भाषा हटाई है। रूस ने इस फैसले का स्वागत किया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सरकारी एजेंसी तास से बातचीत में कहा कि नई अमेरिकी नीति में शब्दों को नरम किया गया है और अब रूस के साथ सीमित सहयोग और रणनीतिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। 2014 के क्राइमिया कब्जे और 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार रूस को बड़ी चुनौती के रूप में देखता रहा था, लेकिन इस बार नीति में लहजा बदला हुआ दिखता है। पेस्कोव ने इसे सकारात्मक कदम बताया।
हालांकि उन्होंने कहा कि रूस पूरी रणनीति को विस्तार से पढ़ने के बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकालेगा। नई क्लास 7 NCERT इतिहास की किताब में इस बार महमूद गजनवी के हमलों पर पहले से कहीं अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है। किताब में लगभग 6 पेज का नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें गजनवी के भारत पर 17 अभियानों, मथुरा व कन्नौज के मंदिरों की लूट और सोमनाथ मंदिर को तोड़ने जैसी घटनाओं का जिक्र है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई और बच्चों समेत कई कैदियों को सेंट्रल एशिया के गुलाम बाजारों में ले जाया गया। टेक्स्ट बुक में एक चेतावनी बॉक्स भी है, जिसमें कहा गया है कि इतिहास के कठिन दौरों को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर भविष्य में दोहराव रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नई किताब में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद कौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के हमलों और नालंदा विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों की तबाही का भी विस्तार से वर्णन है, जो पिछली किताब में शामिल नहीं थे। यह बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 2023 के नए करिकुलम के तहत किए गए हैं। नई किताबों में क्लास 7 के छात्रों के लिए अब विषयों को 2 संयुक्त टेक्स्ट बुक में पेश किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.